हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गायरेटर। जैसे ट्रांसफार्मर होता है वैसे गायरेटर भी होता है। गायरेटर होता क्या है, ये होता है 4 टर्मिनल और 2 पोर्ट डिवाइस होती है। ठीक है, जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर होते थे तो वो 1 पोर्ट डिवाइस होती थी, 2 टर्मिनल डिवाइस होती थी। लेकिन गायरेटर जो है वो 4 टर्मिनल दैट इज़ 2 पोर्ट डिवाइस होती है। और इसमें जो है इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और डायरेक्शन ही बताती है कि किस डायरेक्शन, मतलब गायरेटर की डायरेक्शन से ही हमें पता चलता है कि किस डायरेक्शन में जो है वो ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, और ये जो है वो नॉन रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अपने ट्रांसमिशन पैरामीटर की, ABCD की, तो उसमें एक कंडीशन थी जो थी रेसिप्रोसिटी की, AD माइनस BC इक्वल टू 1, क्योंकि वो रेसिप्रोकल था तो वो कंडीशन आती थी। लेकिन इसमें AD माइनस BC जो होगा वो इक्वल टू 1 नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे। और इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर लोड कैपेसिटिव है, ठीक है, तो इनपुट इम्पीडेंस जो होगा वो इंडक्टिव होगा, राइट। और जो गायरेटर है वो बना रहता है ओपम और RC एलिमेंट से। ठीक है, ओपम और RC एलिमेंट से बना हुआ होता है। अब गायरेटर जैसे ये मतलब सिंबल तो उसका ऐसे होता है। ठीक है, ये बना हुआ है सिंबल गायरेटर का। और ये है ए, है ना, जो कि क्या होता है, गायरेटर का रेजिस्टेंस होता है। और ये इस डायरेक्शन में बताया, मतलब ट्रांसमिशन इसी डायरेक्शन में हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट हो रहा है ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये जो है वायल वो एडमिटेंस है। तो अगर हमने अभी बोला था कि अगर जो अपना लोड है वो कैपेसिटिव नेचर का है तो इनपुट इम्पीडेंस कैसा होगा, इंडक्टिव होगा। तो जेड इनपुट जो होता है वो काय के इक्वल होगा, ए स्क्वायर वाई एल के इक्वल होता है। जेड स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर वाई एल के इक्वल होता है, राइट। तो अब इसमें कैसे बताया कि ये जो बोला था ना लाइन की कैपेसिटिव है अगर लोड, तो जो इनपुट इम्पीडेंस होगा वो इंडक्टिव होगा। वो ऐसे बोला कि हमने बाय एल लिया, दैट इज़ एडमिटेंस लिया। तो अगर इम्पीडेंस होता तो 1/CS होता है, लेकिन एडमिटेंस है तो CS ही होगा। ठीक है, तो ये एडमिटेंस है तो हमने बोला कैपेसिटिव लोड लिया। ठीक है, तो ये CS है। और जेड इनपुट होता क्या है इसमें, ए स्क्वायर वाई एल, ये होता ही है। ठीक है, तो ए स्क्वायर वाई एल की जगह हम CS रखेंगे तो जेड इनपुट क्या होगा, एस को हम कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर सी, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये एस का मतलब क्या होता है, इंडक्टर, क्योंकि ये इम्पीडेंस है। ठीक है, अगर एस दिख रहा है काय में, एडमिटेंस में, तो वो कैपेसिटर हुआ। लेकिन अगर एस ऊपर दिख रहा है इम्पीडेंस में तो वो इंडक्टर होगा। लेकिन अगर इम्पीडेंस में 1/S है तो वो क्या होगा, कैपेसिटिव होगा, है ना, लेकिन वो इम्पीडेंस ही होगा। और अगर ऊपर ऐसा आ रहा है तो वो एडमिटेंस होगा। ठीक, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद में ये तो सिंबल हुआ। और फिर ये तो लोड वगैरह हमने कनेक्ट कर दिया, जैसे सेकंड टर्मिनल पे, फर्स्ट पे सप्लाई कर दी, जैसे ट्रांसफार्मर में करते थे ट्रांसमिशन पैरामीटर निकालने के टाइम पे। वैसे ही हमने इधर प्लस माइनस V1 दिया, I1 फ्लो हो रहा, इधर प्लस माइनस V2 I2, ऐसे, क्योंकि हम लोग एंटरिंग ही लेते हैं फ्रॉम बोथ द पोर्ट, तो करंट हमने एंटरिंग ले ली। उसके बाद में हमने इधर ZL अप्लाई किया। ठीक है, लोड बोलेंगे जिसको। तो अब ये लगेगा कि इसमें प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, तो देखो मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हम इम्पीडेंस की या रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो जिस टर्मिनल से करंट एंटर करेगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के केस में। ठीक है, तो जिस टर्मिनल से एंटर होगी करंट उसको हम पॉजिटिव शो करेंगे और दूसरे वाले को नेगेटिव। तो अगर I2 ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब इधर से ऐसे फ्लो होगा ना I2, यही तो है I2 इसमें, तो ऐसे आएगा, मतलब I2 नीचे से एंटर कर रहा तो इधर प्लस माइनस आएगा। ठीक है, जेड इनपुट तो हमने देखा है कि ए स्क्वायर वाई एल होता है। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर अपॉन जेड एल, क्योंकि एडमिटेंस का अपोजिट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, जेड एल, तो ये आ गया। ठीक है, अब बस ये है, ये डराइव किया है कि कैसे आता है, लेकिन ये कहीं पूछते नहीं है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस एक चीज़ ये याद रख लो, जैसे नॉर्मल जो VI में रिलेशन होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू RI। ठीक है, R रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही A जो है वो भी तो रेजिस्टेंस ही है, वो गायरेटर का रेजिस्टेंस है A, तो इधर भी V इक्वल टू AI आएगा। अब याद क्या रखना है, देखो ड्राइव करके निकाली ये इक्वेशन दोनों, हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना सिंपली कैसे कि V इक्वल टू
आर आई के फॉर्म में लिखा तो मतलब वी इक्वल टू ए आई के फॉर्म में लिखा। तो अगर इधर V1 लिया तो करंट I2 होगी और इधर V2 लिया तो करंट I1 होगी। करंट जो है जस्ट अपोजिट वाली लेते हैं कि अगर वन पोर्ट की वोल्टेज ले रहे हैं तो सेकंड पोर्ट की करंट लेंगे और सेकंड पोर्ट का वोल्टेज ले रहे हैं तो फर्स्ट पोर्ट की करंट लेंगे। अब ये जो प्लस माइनस साइन है वो कैसे लिए, तो उसमें देखना ये है कि करंट की डायरेक्शन जो है कौन सी वाली करंट की डायरेक्शन जो है वो ए से मैच कर रही है। ठीक है, तो हमने देखा I1 जो है वो ए के जैसे ही ट्रांसमिट कर रहा है उसी डायरेक्शन में है, लेकिन I2 जस्ट अपोजिट है। तो I2 जहाँ होगा उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और जहाँ I1 होगा उसके साथ पॉजिटिव आएगा। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये भी वैसे ही बन गया जैसे अपना होता था V1 I1 इन टर्म्स ऑफ V2 I2, मतलब ट्रांसमिशन पैरामीटर निकालने के लिए हम लोग करते थे जैसे। तो ये बना क्या, V1 V2 इक्वल टू AI2 AI1 माइनस है, ये प्लस है। अब हम क्या करेंगे, V1 I1 जो है वो फंक्शन ऑफ V2 I2 लिख लेंगे। ठीक है, तो V1 तो ऑलरेडी दिया है, V1 इक्वल टू 0 V2 माइनस AI2 लिख लो। ठीक है, और V2 जो है उसको लिखो क्या, सॉरी I1 लिखना है ना, तो I1 जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/AV2 प्लस ऑफ 0 I2। ठीक है, तो ये आया। अब ट्रांसमिशन पैरामीटर ABCD होते थे, उनको हम लिखेंगे कैसे, इधर देखो A तो 0 है, B क्या है A ही आएगा, माइनस A नहीं आएगा क्योंकि उसमें माइनस ऑलरेडी होता था, और C क्या आएगा 1/A आएगा और D आएगा 0। ठीक है, तो ये आ गया 0A 1/A और 0। ओके, अब अगर इन्होंने बोला कि फाइंड द T पैरामीटर ऑफ द बिलो गिवन टू पोर्ट नेटवर्क, तो एक चीज़ कि ये हमें दिख रहा है कि इसका T पैरामीटर निकालना है। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि जब भी T पैरामीटर की बात करेंगे तो जितने भी जो है नेटवर्क कैस्केडेड हैं उन सब का T पैरामीटर निकाल के सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो अब ये तो है गायरेटर वाला, हमने जस्ट अब भी देखा कैसे आता है इसका T पैरामीटर, तो हमने इसको लिख दिया 0A 1/A 0। ठीक है, और अब हम इसको देखें तो ये तीन रजिस्टर ही तीन इम्पीडेंस ही हैं जो कैस्केडेड कनेक्ट हैं। ठीक है, एक ऐसे बोल दो, फिर एक उसके बाद ये कनेक्ट है, फिर उसके बाद ये कनेक्ट है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब ऐसे वाला इम्पीडेंस दिया हो तो उसमें क्या निकलता है 1Z 0 1, ये आ गया। और जब ऐसे दिया हो पैरेलल में तो क्या होता है 1 0 Y 1, मतलब इसका इन्वर्स, तो 1 0 1/ZB 1 आ जाएगा, और इसको लिखेंगे 1Z 0 1, ये लिखेंगे, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे चारों का, तो जो है आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स पूछें इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर। ठीक, तो होता क्या है, देखो ये तो ड्राइव करने की बात है कि कैसे ड्राइव करना, तो एक मैं बताती हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट बताऊँगी। तो अगर इन्होंने बोला ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, मतलब कि इनपुट इम्पीडेंस निकालना है और हमें क्या करना है, सेकेंडरी ओपन करना है कि ओपन सर्किट है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको I2 को 0 बोल दिया, ओपन सर्किट ले रहे हैं तो I2 को 0 बोल दिया है ना। अब हमें निकालना क्या है, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस जो कि होगा V1/I1 एट I2 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन होती है V1 I1 की, AV2 माइनस VI2 और CV2 माइनस DI2, इनमें हम क्या करेंगे I2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, I2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएंगे, V2 कैंसिल हो जाएगा तो A/C आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस, शॉर्ट सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस सबको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई फाइंड करने के बाद, लेकिन डायरेक्ट याद रखने के लिए क्या है, हमने लिखा ABCD पैरामीटर्स को। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे इनपुट की, है ना, तो इधर से इधर और इधर से इधर जाएंगे। अब देखना क्या है कि शॉर्ट के लिए बात कर रहे हैं कि ओपन सर्किट के लिए बात कर रहे हैं। तो जब भी ओपन सर्किट पैरामीटर की बात करेगा तो एक तो आएगा ये V2A आने वाला और ये V2D आने वाला, ये आएंगे ओपन सर्किट वाले में। ठीक है, V2A और V2D ये आएंगे ओपन सर्किट वाले में, है ना। और एक सेकेंड, लेट मी थिंक, ओके सॉरी, देखो
जब भी हम लोग बात करेंगे V2A और V2D की, तो ये आएंगे शॉर्ट सर्किट के लिए, और A2C और D2C जो आएगा वो आएगा काय के लिए, ओपन के लिए। तो ये जो ब्लैक से रिप्रेजेंट किए हैं वो रिलेटेड रहेंगे ओपन सर्किट से, और ये जो रेड से किए हैं वो रहेंगे शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड। तो अभी हम लोग बात करते हैं इनपुट इम्पीडेंस की, कौन से, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस की। तो देखो हमने अभी प्रूव भी किया था कि ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस A/C आ रहा था, तो ये दोनों ओपन के लिए हैं, तो ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस तो A/C हो जाएगा। अगर शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस पूछा होता तो B/D हो जाता, ठीक है। और अगर ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस पूछा है तो D/C आएगा, ठीक है। ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस D/C, और शॉर्ट सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस पूछा है तो B/A आएगा, ठीक। इस क्वेश्चन में ये है कि इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना है अक्रॉस द XY टर्मिनल, ठीक है। और ये अलग अलग कंडीशन दी है कि फर्स्ट पोर्ट जो है वो ओपन है तभी I1 0 है, सेकंड भी ओपन है तभी I2 0 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये I1 0 है, मतलब कि इनपुट साइड ओपन है, तो आउटपुट साइड कौन सा इम्पीडेंस फाइंड होगा, ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है। और इस वाले नेटवर्क को अगर हम देखते हैं तो वो क्या होगा, आउटपुट करंट 0 है, मतलब इनपुट साइड जो इम्पीडेंस निकलेगा वो क्या होगा, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। तो हमने अब भी देखा था कि ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है वो D/C होता है, और ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो A/C होता है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इन्होंने बोला इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालो अक्रॉस द टर्मिनल XY, तो हम करेंगे क्या, इन दोनों इम्पीडेंसेस को निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों को पैरेलल करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सर्किट जो है वो फॉर्म हो जाएगा, एक ये वाला इम्पीडेंस आएगा, एक ये वाला, और इधर से क्या करेंगे हम, जैसे करंट फ्लो कराएंगे, क्योंकि ये दो डिफरेंट टर्मिनल है तो इधर इधर करंट जाएगी, मतलब ये दोनों इम्पीडेंस कैसे हैं, पैरेलल में है, ठीक। तो हमने पैरेलल में पहले ही बताया था कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है डिवाइडेड बाय सम होता है, तो ये लिखेंगे, तो ये आया। उसके बाद ये वैल्यूज़ पुट की तो आंसर ये आ गया, ठीक है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ओके। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है शायद, पता नहीं गेट वगैरह में कभी, जो पूछा है कि इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करो फ्रॉम द पोर्ट 1, ठीक है। तो मतलब हमें निकालना क्या है, इनपुट इम्पीडेंस फ्रॉम द पोर्ट 1, दैट इज़ V1/I1, ठीक है। तो अब देखो हमने जस्ट अभी देखा था कि V1/I1 की इक्वेशन क्या होती है ट्रांसमिशन लाइन में, सॉरी ट्रांसमिशन पैरामीटर में, तो AV2 - VI2 अपॉन CV2 - DI2 ये आया। अब ये जो दिया है अकॉर्डिंग टू दैट जो V2 होगा, देखो I2 का ड्रॉप अगर हम देखेंगे तो इसके क्रॉस ड्रॉप क्या होगा, प्लस माइनस ऐसे होगा, क्योंकि ये इधर से जा रही है ना I2, तो ये ऐसे होगा। तो ये जस्ट अपोजिट होगा काय के, V2 के। तो मतलब V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -I2RL। V इज़ क्या है, ड्रॉप है, और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप क्या है, -I2RL। तो ये V2 जो है वो -I2RL हो गया। हम करेंगे क्या, इसमें दोनों जगह V2 की वैल्यू पुट करेंगे -I2RL करके, तो दोनों से अगर ऐसे जो नेगेटिव है मतलब माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, और I2 दोनों से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, ARL + B अपॉन CRL + D, क्योंकि ये बचेगा। अब एक और चीज़ कि जितने भी लीनियर और पैसिव नेटवर्क होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं, और जो एक्टिव नेटवर्क होते हैं वो नॉन रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे गायरेटर जो है वो एक एक्टिव नेटवर्क ही है, तो वो क्या है, नॉन रेसिप्रोकल है। लेकिन अगर हम लोग ट्रांसमिशन पैरामीटर की जैसे बात करते हैं तो उनमें लीनियर और पैसिव नेटवर्क्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। हाँ, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग लेते हैं साइनोसोडियल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। तो इसमें होता क्या है कि साइनोसोडियल मतलब साइन कोसाइन, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, और आर्गूमेंट मतलब जो एंगल वगैरह होता है वो, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेडियन पर सेकंड में होती है,
ओके। और अगर हम लोग इस वेव फॉर्म में वी एम को बात करें तो वी एम क्या है, पीक वैल्यू है, लेकिन टू वी एम जो है वो पीक टू पीक वैल्यू, मतलब अपर पीक टू लोअर पीक वैल्यू है, ठीक है। ओके, अब अगर जैसे मैंने इधर ये लिखा कि वी ऑफ टी जो है वी एम साइन ओमेगा टी है, और वी वन टी जो है वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, और वी टू टी है जो वी एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा है। मतलब देखो, वी एम साइन ओमेगा टी तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ये ब्लैक वन ऐसे बन जाएगा। अब लेकिन अगर हमें वी वन को ड्रॉ करना है तो ये क्या बोल रहा है, ओमेगा टी प्लस थीटा, मतलब ये लीड कर रहा है ना, पहले ही स्टार्ट हो जा रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट ना होके थीटा पहले ही स्टार्ट हो जा रहा है ना, ये थीटा है इतना, तो इतने पहले ही स्टार्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस थीटा है, मतलब आफ्टर थीटा, ये भी थीटा ड्यूरेशन है, तो ये माइनस थीटा बोल रहा है, मतलब आफ्टर थीटा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये डिले हो जाएगा, इसमें मतलब ब्लैक कर जाएगा उतना। ओके, अब इसमें करते क्या है, अगर दो साइनोसोडियल को हमें कंपेयर करना है, दो साइनोसोडियल के फेसेस को, तो वो हम कैसे कंपेयर करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि दोनों साइनोसोडियल्स जो हैं वो सेम फॉर्म में होना चाहिए, मतलब या तो दोनों साइन में हो या फिर कोसाइन में हो। ऐसा क्यों, क्योंकि जो साइन और कोसाइन है वो दोनों में ही जो फेस डिफरेंस होता है वो ऑलरेडी 90 डिग्री का होता है ना, मतलब साइन जैसे स्टार्ट होता है इधर से तो उसका पीक मिलता है 90 पे, लेकिन कॉस इधर से स्टार्ट होता है तो उसका पीक मिलता है 0 पे, तो ऑलरेडी उन दोनों में 90 डिग्री का फेस शिफ्ट है। इसीलिए हमने बोला कि अगर दो साइनोसोडियल को कंपेयर करना है उनके फेसेस को, तो हम करेंगे क्या कि पहली बात तो ये कि दोनों जो हैं वो या तो साइन फॉर्म में होने चाहिए या कोसाइन फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो दोनों ही है वो सेम फ्रिक्वेंसी के होना चाहिए। जैसे ये दो तीन लिखे थे ना कि ओमेगा टी था और ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी माइनस थीटा, तो फ्रिक्वेंसी तो तीनों की सेम है, तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर इधर ओमेगा वन इधर ओमेगा टू होता तब हम उसको कंपेयर नहीं कर पाते, ठीक। तो फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और दोनों ही जो हैं उनके रिप्रेजेंटेशन में कैसा होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए, मतलब या तो दोनों में पॉजिटिव साइन हो या फिर नेगेटिव। जैसे इधर ही हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, दोनों में पॉजिटिव साइन है, या तो दोनों में नेगेटिव हो या दोनों में पॉजिटिव। अब अगर एक में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव है तो उसका मतलब ये हो गया कि 180 डिग्री फेस शिफ्ट पे आएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम ऐसे होने चाहिए, ठीक है। देखो, अब ये जैसे मैंने बोला कि दोनों जो है वो सेम फॉर्म में होने चाहिए सब, तो वो तो होता है, बट कई बार मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे साइन कॉस को कन्वर्ट करते हैं, मतलब कभी माइनस प्लस में गलती हो जाती तो कभी एंगल लेने में। तो देखो, उसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि ये क्वाड्रेंट बनाते हैं, तो इस पे कॉस होता है, इस पे साइन, इस पे माइनस कॉस, इस पे माइनस साइन, तो याद रखना है जो बस ये है, ये कॉस और ये साइन, ठीक है। उसका जस्ट अपोजिट जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब अगर पूछा कि कॉस ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री है ना, और इसको कन्वर्ट करना है हमें साइन में, ठीक है, साइन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो ये है उसको जस्ट सीधा लिख देंगे, साइन ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री, ये तो लिख दिए। अब ये जो फंक्शन था वो कॉस में था, लेकिन हमें करना काय में है, साइन में, मतलब अभी हम इधर खड़े हो गए, साइन में कन्वर्ट करना है तो इधर खड़े हो गए, तो साइन से कॉस जाना है, क्योंकि पहले जो फंक्शन था वो कॉस था। तो जब भी हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो फर्स्ट टू सेकेंड प्लस 90 होता है, फिर 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें सबको ही पता होगी। और अगर हम लोग ये था एंटी क्लॉकवाइज जाने में, ठीक, सॉरी, ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज जाने में था, लेकिन अगर हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल जो होता है वो माइनस में होता है ना। तो अभी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे तो हमारा जो फंक्शन था वो ऑलरेडी कॉस में था, उसे हमें साइन में कन्वर्ट करना है, वो इनसाइड द कॉस जो भी है वो हम लिख लेंगे। तो ओमेगा टी प्लस 50 था तो वो हमने लिख लिया। अब इस साइन से कॉस में जाना, मतलब कॉस में फंक्शन दिया था लेकिन हमें साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन टू कॉस जाए, नहीं में कितना लग रहा है, प्लस 90 डिग्री, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो जो कॉस ओमेगा टी प्लस 50 है वो क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस 140, ओके। ऐसे ही और भी कुछ पूछेगा तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सेम की बात करते हैं, अब इसमें कॉस ओमेगा टी प्लस 50 था और हमें करना था माइनस साइन में, है ना,
माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 50 सीधा लिख देंगे। अब माइनस में करना था तो माइनस साइन ये था, ठीक है, तो इससे हमें इस पे जाना है। तो मैंने अभी बताया था कि अगर हम लोग क्लॉकवाइज में जाएंगे तो नेगेटिव एंगल होगा, ये हो जाएगा -90, ठीक है। तो माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 10 ये बन जाएगा, ठीक। ओके ओके। अब उसके बाद में बात करते हैं फेजर्स की। तो फेजर में एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होता क्या है, ई पावर जे थीटा जो होता है उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और उसको अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं साइन कॉस के फॉर्म में, तो वो क्या होता है, कॉस ई पावर जी थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ठीक है। तो ई पावर जे थीटा जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 है और एंगल जो है वो थीटा है। मैग्नीट्यूड ये, तो ये 1 है और एंगल जो है वो थीटा है। अब इसकी रियल पार्ट की बात करें तो कॉस थीटा है और इमेजनरी पार्ट की बात करें तो साइन थीटा है, ठीक। ओके। और इसी में जैसे ये है कि वी एम ई पावर जे थीटा है। अब इधर ई पावर जे थीटा अकेला था तो मैग्नीट्यूड 1 था, लेकिन अगर वी एम ई पावर जे थीटा है तो मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी एम, एंगल होगा थीटा, ठीक। ओके। तो ये हमने देखा ये पीक के फॉर्म में आया ना, ये वी एम जो है वो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ही है तो है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कहीं दिया है 10 एंगल 30 और ये 1 ओम ऐसे कुछ भी सर्किट दिया है, तो ये जो वैल्यू दी रहती है वो हमेशा हम RMS मानते हैं, ठीक है। भले ही इससे हमें देख के लग रहा है कि ये तो पीक वैल्यू है, लेकिन ये कौन सी वैल्यू होती है, RMS वैल्यू है। जब भी ऐसे दिया होगा कि 10 एंगल 30 डिग्री तो ये RMS वैल्यू होगी। और जब भी ऐसे दिया होगा कि 10 साइन ओमेगा टी इस टाइप से, तो वो जो वैल्यू होगी 10 साइन ओमेगा टी में जो 10 होगा वो पीक वैल्यू होगी, ठीक। तो इधर अगर हम लोग फेजर से आई की बात करें तो ये 10 एंगल 30/2 आ रहा, दैट इज़ 5 एंगल 30। तो ये तो फेजर RMS वैल्यू है, राइट। ये कौन सी वैल्यू है सॉरी, ये तो RMS वैल्यू है। लेकिन अगर हमें पीक वैल्यू के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5√2, क्योंकि एक रिलेशन होता है RMS और मैक्सिमम और पीक वैल्यू में, ठीक है। तो जो RMS वैल्यू होती है वो क्या होती है, पीक वैल्यू अपॉन RMS इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। तो जो RMS वैल्यू होती है वो पीक बाय √2 होती है, ठीक है। तो हमें पीक वैल्यू निकालनी, तो ये जो 5√2 है ये क्या है, पीक वैल्यू है। तो पीक वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो हम क्या करेंगे कि जो RMS वैल्यू उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है ये क्योंकि RMS वैल्यू इक्वल टू पीक वैल्यू अपॉन √2, ठीक। अब हमें करना क्या है, जैसे एक और क्वेश्चन लिया उसमें ऐसे दिया है 8 साइन ओमेगा टी प्लस 45। तो हम इसको RMS के फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, बाय √2 करेंगे तब RMS आएगा, तो 8/√2 एंगल 45 ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ओके। अब इधर तो कुछ है नहीं अब हम लोग बात करते हैं रजिस्टर की। तो रजिस्टर को अगर हम देखो टॉपिक ही है हमारा साइनोसोडियल स्टेडी स्टेट, है ना। तो साइनोसोडियल में होता क्या है कि जब सप्लाई साइनोसोडियल दे रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने सप्लाई जो है वो साइनोसोडियल दिया V(t), तो करंट फ्लो होगी I(t), रजिस्टर है R। तो अगर हमने V(t) जो है Vm sin ओमेगा t ले लिया तो I(t) क्या हो जाएगा, V(t/R), तो ये आ जाएगा, ठीक, कांस्टेंट आ जाएगा। Vm/R को हमने Im लिख दिया। अब रजिस्टर में जो वोल्टेज और करंट हैं वो हमेशा इन फेज होते हैं, ठीक है। और वोल्टेज की वैल्यू को ज़्यादा इसलिए शो किया है क्योंकि वोल्टेज की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ना कि करंट की वजह से वोल्टेज। मतलब वोल्टेज जो है वो सोर्स है, उसके बाद करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए मैग्नीट्यूड वाइज हमने इसको बड़ा शो किया है वोल्टेज को। लेकिन दोनों के दोनों जो है इन फेज है, मतलब कि दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है। जैसे देखो वोल्टेज था उसमें भी 0 फेज था, ω t+0, इधर भी ω t+0 है, तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो यू नीड टू रिमेंबर कि वोल्टेज और करंट जो होता है रजिस्टर के केस में हमेशा इन फेज होता है, ठीक। ओके। अब हम लोग बात करते हैं इसकी एवरेज पावर की। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t P(t) dt, ठीक है। P(t) मतलब इंस्टेंटेनियस पावर जो होगी।
तो ये क्या है, पी ऑफ टी जो होता है वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी हो गया। हमने उधर से वी ऑफ टी की वैल्यू रखी और आई ऑफ टी की वैल्यू रखी, हमने जस्ट जो अभी रजिस्टर के लिए लिखा था। तो वो क्या आया, ये वी एम आई एम तो कांस्टेंट है, तो वी एम आई एम बाई टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t साइन ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब कॉस 2 थीटा जो होता है ना, ये तो पता होगा शायद आप लोगों को कि जो कॉस 2 थीटा होता है उसका क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 भी होता है और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है ना। तो ये वही है। तो हमने क्या किया, ये साइन स्क्वायर थीटा था तो इधर से हमने इसको निकाला क्या, अगर हम 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आएंगे तो 1 - cos 2 थीटा बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बस चाहिए तो 1 - cos 2 थीटा बाई 2 ये आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए इंटीग्रेशन अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये वहाँ से आया। ठीक है, अब हमने ये रखा, उसके बाद ये 2 को हमने बाहर ले लिया। अब ये तो आया। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे तो फाइनली आना ये है वी एम आई एम बाई 2। ठीक क्योंकि देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक तो आएगा टी 1 का, तो इंटीग्रेशन में टी आएगा, इसकी लिमिट पुट करेंगे तो सिर्फ टी आएगा, तो टी टू टी कैंसिल हो जाएगा। और जो आएगा दूसरा कॉस का साइन आएगा, तो साइन आएगा, तो जब भी साइन में 2 से मल्टीप्लाई है एंगल में तो वो हमेशा ज़ीरो ही होता है। मतलब साइन 2 पाई करके है तो वो ज़ीरो होता है, इसलिए ये तो ज़ीरो ही हो जाना है। ठीक है, इसलिए ये आ गया वी एम आई एम बाई 2। अब हम क्या करें, हमने एक चीज़ देखी थी, रिलेशन जो आर एम एस वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू बाय √2 होती थी, तो 2 को हम √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वी एम बाय √2 लिख दिया इंटू आई एम बाय √2 लिख दिया, तो ये क्या हो गया वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये हो गई पावर। ओके, अब हमने पहले वोल्टेज को ड्रॉ किया फिर करंट को ड्रॉ किया। तो देखो मैंने पहले ही बोला था कि करंट की वोल्टेज की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा, बाकी दोनों इन फेस है। ओके, अब हम लोग अगर पावर की बात करें तो दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। कैसे, इधर वी और आई की वैल्यू पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव आएगी, इधर वी और आई की वैल्यू नेगेटिव है तो भी पावर पॉजिटिव होनी, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। पावर इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज करंट, तो ये आएगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं काय की वोल्टेज या करंट की फ्रिक्वेंसी की, तो एक चीज़ है कि जो वोल्टेज है ये है पाई, ये है 2 पाई। ठीक है, तो अगर वोल्टेज और करंट की बात करते हैं तो वो 2 पाई के बाद रिपीट होगा, सेम ऐसी वेव फॉर्म बनना स्टार्ट होगी। लेकिन पावर की वेव फॉर्म जो है वो तो पाई से ही रिपीट होने लगी। ठीक है, मतलब ये कि पावर का टाइम पीरियड क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। वोल्टेज का टाइम पीरियड जो था उसका हाफ हो गया ना पावर का टाइम पीरियड। पावर का टाइम पीरियड जो है वो इतना रहेगा, वोल्टेज का टाइम पीरियड था इतना, तो पावर का टाइम पीरियड जो है डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगी, क्योंकि पावर और फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड जो होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, मतलब F = 1/T होता है। ठीक है, तो पावर का टाइम पीरियड बाय 2 हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी इंटू 2 हो जाएगी। ठीक, ओके। अब हम लोग ऐसे जैसे हमने रजिस्टर की बात की वैसे ही स्टडी करेंगे इंडक्टर की, तो इसमें भी देखेंगे वोल्टेज करंट के रिलेशन में क्या होता है। तो अगर हमने इधर क्या लिया आई ऑफ टी जो है, क्यों देखो आई ऑफ टी अब क्यों लिया, क्योंकि ये हम लोग ना इंडक्टर के वोल्टेज की अगर बात करें तो क्या होता है LdI/dt होता है। चाहे हम ऐसा कर लें कि वोल्टेज को Vm sin ओमेगा टी ले लें और करंट की जो इक्वेशन होती है 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt होती है उससे सॉल्व कर लें, तो इंटीग्रेशन आ रहा था इसलिए हमने बेटर समझा कि V ऑफ टी को ले लें। तो V ऑफ टी क्या होता है LdI/dt होता है, और I ऑफ टी क्या लिया Im sin ओमेगा टी लिया, फिर हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये क्या आया L तो था ही, ओमेगा बाहर आ जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहा है, तो L ओमेगा Im cos ओमेगा टी आया V ऑफ टी। अब हमें करना क्या है, मैंने पहले ही बोला था कि जब भी दो फेज़र की बात करते हैं, मतलब जब भी दो साइनोसॉइडल की बात करते हैं और उनके फेज़र को कंपेयर करना है तो दोनों सेम फॉर्म में होने चाहिए, इधर साइन और कॉस। ये तो साइन में है लेकिन ये कॉस में आया। ठीक है, कॉस में आया और इसे हमें साइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, देखो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं, कॉस और यह है साइन, माइनस कॉस माइनस साइन, तो अब है क्या
ये आई एम जो है आई ऑफ टी जो है वो आई एम साइन ओमेगा टी है, और वी ऑफ टी जो है कुछ मैग्नीट्यूड के साथ कॉस ओमेगा टी है, लेकिन हमें उसको साइन में ही कन्वर्ट करना है। तो है तो वो कॉस में, लेकिन हमें कॉस से साइन में जाना है, तो हम करेंगे क्या, साइन ओमेगा टी सीधा सीधा लिखेंगे, और साइन से कॉस था और साइन में जाना था, तो इधर से इधर जाएंगे, तो ये क्या है +90 हो जाएगा, तो ये वही आया है साइन ओमेगा टी +90 ये आया। फिर हम करेंगे क्या, अब ये 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है तो उसको हम जे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कहीं जे लिखा हो तो उसका जो है फेस होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर +J है दैट इज़ आई है, ठीक है। तो आई मतलब आयोटा होता है ना, तो ये इमेजनरी को शो करता है। तो अगर ये जे है तो इसको +90 एंगल होगा, और अगर -J है तो उसको -90 एंगल होगा। तो +90 एंगल था तो इसलिए मैंने इसको जे लिख दिया, तो जे ओमेगा एल आई एम साइन ओमेगा टी आ गया। ओके, अब अगर हम लोग फेज़र वाइज बात करें तो जैसे V = RI होता है, वैसे ही B = XI होता है विद द J, ठीक है। J ओमेगा एल ऐसे आता है, ठीक है। तो V = JXLI होगा, ठीक। और XL जो होगा वो ओमेगा एल होगा, इक्वल टू ओमेगा एल होगा, और XL होता क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, राइट। ओके, तो अब हम इसके फेज़र को ड्रॉ करेंगे। अगर हमने आई को बेस लिया था, आई एम साइन ओमेगा टी को, तो हमने पहले आई ड्रॉ किया, उसके बाद हमने फाइंड किया, तो हमें क्या मिला कि जो वोल्टेज है वो कॉस ओमेगा टी आ रहा है, उसको अगर हम साइन में कन्वर्ट कर लें, सेम फॉर्म में बना लें, तभी हमने देखा कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री लीड कर रहा है, मतलब कि अगर +90 जाएंगे तब वोल्टेज मिल रहा है, मतलब वोल्टेज जो है 90 डिग्री लीड कर रहा है। दैट इज़ कि इंडक्टर के केस में करंट जो होती है वो लैगिंग होती है, ठीक है। तो इंडक्टर के केस में करंट लैगिंग होती है, और ये हमेशा और बहुत बार यूज़ होता है, हर जगह ही यूज़ होता है, पावर सिस्टम में भी, हर जगह की। जब भी इंडक्टर की बात करेंगे तो करंट क्या करेगी, लैग करेगी, वोल्टेज लीड करेगा। तो हम लोग एक चीज़ याद रखते हैं कि करंट लैग करते हैं, ठीक है। बार बार ऐसा बोलें कि करंट लैग कर रही है, वोल्टेज लीड कर रहा है, उससे बेटर है कि हम ये याद रखें कि इंडक्टर के केस में करंट जो है वो लैग करती है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, ठीक है। अगर प्योर इंडक्टर है तो क्या होगा, जो करंट है वो लैग करेगी एग्जैक्टली 90 डिग्री बाय द वोल्टेज, लेकिन अगर उसके साथ में कुछ रजिस्टर वगैरह तो एंगल कम हो जाएगा, लेकिन करंट करेगी तो लैग ही, ठीक। और जैसे हमने रजिस्टर के केस में पावर फाइंड की थी, सेम वैसे ही हम इसमें भी फाइंड करेंगे। तो देखो ये तो इधर तक सेम ही है, वी आई की वैल्यू पुट की, ये आया, उसके बाद साइन 2 ओमेगा टी आ गया, ठीक, तो वही है। तो अब इसको जब हम इंटीग्रेट करके और लिमिट्स पुट करेंगे तो इसमें जो एवरेज वैल्यू है वो 0 आएगी, ठीक है। क्यों आती है, क्योंकि इंडक्टर जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में एनर्जी स्टोर करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में एनर्जी को डिलीवर करता है, ठीक। तो देखो पहले हमने क्या लिया था, करंट को लिया था साइन ओमेगा टी, तो ये लिया था, वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लीड कर रहा था, मतलब 0 से स्टार्ट ना होके -90 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको वोल्टेज को ड्रॉ किया। उसके बाद पावर की अगर हम बात करें, है ना, तो इधर इधर क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, इधर करंट तो पॉजिटिव लेकिन वोल्टेज नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगी। इधर बात करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव आएगी, इधर वोल्टेज पॉजिटिव है लेकिन करंट नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव आएगी। अब ये है हाफ साइकिल ऑफ द वोल्टेज और करंट। तो वोल्टेज और करंट की हाफ साइकिल में पावर की 2 साइकिल बन रही है, मतलब कि जो अगर हम बात करें टाइम पीरियड ऑफ वोल्टेज और करंट और पावर के टाइम पीरियड की, तो पावर का टाइम पीरियड जो है /2 हो रहा है, ठीक है, इससे आधा है, मतलब ये है पाई तक। अगर हम देखें तो इस पाई तक में इसकी साइकिल कंप्लीट हो गई, ये रिपीट करने लगा, लेकिन वोल्टेज और करंट जो वो तो आफ्टर 2 पाई रिपीट करेगा, मतलब इसका जो पावर का टाइम पीरियड है वो /2 है, तो जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। पावर की फ्रिक्वेंसी जो है वो ट्वाइस ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज और करंट हो जाएगी। अब इसमें एवरेज पावर 0 क्यों होती है वो मैंने पहले ही बता दिया। सेम हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर के केस की, तो इसमें भी देखो, इसमें भी मैंने जैसे बोला था ना कि इंडक्टर केस में आई लिया, इसमें भी ले सकते हैं, आई ऑफ टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, बट उसमें हो क्या जाएगा, जब वी ऑफ टी की बात करेंगे तो 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होगा, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसलिए हम बेटर समझते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएशन वाले फॉर्म में लें। तो वी ऑफ टी को हमने वी एम साइन ओमेगा टी लिया,
अब आई जो होता है कैपेसिटर में वो C/dV/dt होता है, ठीक है। बस इधर पे हमने v की वैल्यू रखी तो ये आ गया। अब ये कॉस के फॉर्म में आया था, अगेन हमने इसको सेम फॉर्म में बनाया तो sin ωt प्लस 90 आया। मतलब इसमें क्या हो रहा है, करंट जो है प्लस 90 आ रही है, एंगल आ रहा है, मतलब करंट लीड कर रही है विद द वोल्टेज। ओके, अब इसको भी हम फेजर के फॉर्म में लिखेंगे तो I इज इक्वल टू बाय वी होता है, तो बाय दैट इज एडमिटेंस। तो अगर कैपेसिटर है तो उसमें एडमिटेंस क्या होता है, ओमेगा सी होता है, तो जे ओमेगा सी वी आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको क्या करें, माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, हाँ ठीक है, इसको इन्वर्स ले गए हम तो v इक्वल टू माइनस जे, क्योंकि ये 1/j⍵c आएगा तो माइनस जे लिख सकते हो ऊपर करके, ठीक है। अब माइनस जे कैसे आया, तो जे से मल्टीप्लाई किया, जे से डिवाइड किया तो जे स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, इसलिए माइनस जे आ गया। माइनस जे अपॉन ओमेगा सी इंटू आई है, और इसको हमने क्या लिख दिया, माइनस जे एक्स सी लिख दिया। तो एक्स सी जो होता है 1/ω⍵c होता है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक। अब इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि कैपेसिटर में जो है वो करंट लीड कर रही है, ठीक। तो हमने दो चीज़ें देखी कि इंडक्टर में करंट लैग करती है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, और कैपेसिटर में करंट लीड करती है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। तो बस एक चीज़ याद रखना है कि इंडक्टर में करंट लैग करती है, कैपेसिटर में करंट लीड करती है, ठीक। सेम इसमें भी हम लोग एवरेज पावर निकालेंगे तो ज़ीरो आएगा, सेम कंसेप्ट है इसका भी, पावर फ्रिक्वेंसी का सबका सेम ही है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन की, अलग अलग। तो RL है, RC है, RLC है, तीनों का लेंगे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे, तो ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें सीरीज़ में, तो हम लोग देखो पहली बात तो बात करें साइनोसोडियल की। तो साइनोसोडियल की जब भी बात करेंगे तो सीधे एडिशन नहीं होगा, फेज़र एडिशन होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ फेज चेंज होता ही है RLC के बीच में, RLC में जो करंट वोल्टेज फ्लो होते हैं उनमें, है ना। क्योंकि हम साइन की बात कर रहे हैं तो साइनोसोडियल स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो फेज़र के फॉर्म में लेंगे। तो V ऑफ टी जो उसका फेज़र वोल्टेज हमने लिया कैपिटल V, ठीक है। तो ये जो V इक्वल टू होगा क्या, प्लस VR प्लस VL, ठीक है, ये होगा। अब इक्वल टू हम I फेज़र Z लिखेंगे, ये जो है वो फेज़र को शो करता है, इक्वल टू I फेज़र R प्लस I फेज़र JXL, ठीक है, ओके। तो इससे हमें Z क्या मिला, R प्लस JXL, क्योंकि I कैंसिल हो गया। अब अगर हम इसका फेज़र ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे कि हम लोग सीरीज़ की जब भी बात करेंगे तो हम लोग जो बेसिक लेके चलेंगे, बेसिक मतलब रेफरेंस जो लेके चलेंगे वो आई लेके चलेंगे, और जब भी हम लोग पैरेलल की बात करेंगे तो उसमें रेफरेंस वोल्टेज को लेके चलेंगे। तो हम लोग सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो रेफरेंस मैंने लिया आई, ठीक है। चाहे से फेजर मैं अलग से ड्रॉ कर देती हूँ तो एक बार, बाकी मैं इसमें बता दूँगी जो बना हुआ है। तो देखो, तो हम लोग बात कर रहे हैं RL नेटवर्क है, सीरीज़ है, तो हम लोग जो रेफरेंस लेंगे उसको आई लेंगे, आई लिया। उसके बाद मैंने पहले क्या बताया था कि जब भी रजिस्टर की बात करेंगे तो रजिस्टर का वोल्टेज जो है वो इन फेस विथ करंट रहेगा, ठीक है। तो आई के फेस में ही रहेगा VR। तो अब उसके बाद में इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करती है बाय 90 डिग्री, मतलब वोल्टेज लीड करेगा बाय 90 डिग्री। तो इधर से हमने क्या किया, प्लस 90 वोल्टेज बना दिया। अब ये डाउट होगा किसी को कि इधर से क्यों नहीं बनाया, इधर से क्यों बनाया। तो ये फेज़र सम है, अगर इधर से लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा VR इधर है, VL इधर है, हाउ वी कैन ऐड डायरेक्टली, ठीक है, इसलिए। उसके बाद हमने इसको ऐसे ये बनाया, फेज़र सम है इसका V, ठीक। ओके, ये बन गया। उसके बाद में अब ये तो VR VL V के फॉर्म में बना, वैसे ही R XL और Z की फॉर्म में बनेगा, ठीक। और वैसे ही एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर के बीच में बनेगा। तो ये तो है कि क्वांटिटी याद रखो कि जो नीचे होता है वो R होता है, फिर ये ऐसे XL होता है, फिर ये Z होता है, ऐसे ये एक्टिव पावर होता है, ये रिएक्टिव पावर, ये अपेरेंट पावर होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये तो सबको ही पता है कि से ऐसे आ जाएगा V इक्वल टू √VR² प्लस VL², सेम इससे भी आ जाएगा, ठीक। ये तो पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़ा था हमने बहुत पहले, वो लगा के निकाला है, इसमें कुछ नहीं है। बाकी थीटा अगर निकालना है तो
अगर हम इस ट्रायंगल में tan थीटा की बात करते हैं तो क्या आएगा, VL/VR, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में इससे भी वैसे ही निकला, इससे भी वैसे ही निकला। अब जो cos थीटा है वो क्या आएगा, दिस VR/V, मतलब बेस अपॉन ये जो होता है हाइपोटेसिस करके, ठीक है, ये आता है तो VR/V आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ बतानी है कि ये लैगिंग पावर, cos थीटा क्या है, पावर फैक्टर है, तो ये लैगिंग है कि लीडिंग है। तो जब भी हम लोग इंडक्टर की बात करें, ठीक है, तो किसी भी सर्किट में अगर इंडक्टर इन्वॉल्व है तो जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग होगा, ठीक है। ओके, तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा, इसलिए इसको लैगिंग लिखा, क्योंकि RL है। अभी आगे और भी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो पावर फैक्टर की अगर हम बात करें तो किस बेसिस पे हमने इसको लिया कि ये लैगिंग है, तो करंट को बेस मान के लिया है, तो करंट लैग कर रही है, इसीलिए ये लैगिंग पावर फैक्टर है, ठीक। ओके, उसके बाद में हम लोग इसी केस में एवरेज पावर निकालते हैं। तो देखो, जैसे हमने RLC के लिए सॉल्व किया था वैसे हम इसके लिए भी सॉल्व कर लेंगे। बस ये है कि हमें लेना है ये वाला एवरेज पावर का फॉर्मूला लगा के। उसके बाद आई को हमने IM sin ओमेगा t ले लिया, लेकिन आई और बी के बीच में कुछ एंगल बनेगा ना, थीटा। ये देखो, फाइनल आई और बी के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, तो ये वही है। तो हमने बोल दिया कि थीटा लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो VM sin ओमेगा t प्लस थीटा ले लिया। उसके बाद हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ही है उसमें, और कुछ नहीं है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो एवरेज पावर आएगी VRMS IRMS cos थीटा, ठीक। ओके, ये तो बात हो गई सीरीज़ RL सर्किट की। अब अगर सीरीज़ RC सर्किट है तब हम क्या करेंगे, तब भी सेम वैसे ही प्रोसेस, V = VR + VC, ये सब फेज़र है। IZ = IR प्लस माइनस ऑफ JXC/I, हमने अभी देखा था कैपेसिटर के केस में माइनस JXC लेते हैं और इंडक्टर के केस में प्लस JXL लेते हैं, तो ये आ जाएगा Z = R - JXC। अब फेज़र ड्रॉ करेंगे, तो मैंने बोला था सीरीज़ है तो करंट को रेफरेंस लेंगे, तो ये I फेज़र लिया, VR तो इन फेज विद I होगा। अब चूँकि हम लोग कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर में करंट लीड करती है, मतलब वोल्टेज लैग कर रहा है तो ऊपर नहीं बनेगा, नीचे बनेगा, 90 डिग्री लैग कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे बनाया हमने BC, ये ओवरऑल फेज़र आ गया, एंगल बना थीटा। जैसे हमने वहाँ सब एंगल लिए थे वैसे ही इधर भी लिए, वैसे ही इधर भी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाली और थीटा की वैल्यू निकाली। अब देखो, अब एक डाउट ये आएगा कि जब हम लोग लैगिंग लोड की बात कर रहे थे तो थीटा जो है वो पॉजिटिव ले रहे थे, लेकिन जब लीडिंग लोड की बात कर रहे हैं तो थीटा नेगेटिव ले रहे हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम लोग करंट की बात करें, है ना, तो जो थीटा है वो क्या है, इम्पीडेंस एंगल है, ना कि करंट का एंगल है, ठीक। तो इम्पीडेंस एंगल है और इम्पीडेंस का एंगल है, तो आई जो होता है वो VY/Z होता है। तो अगर VY/Z एंगल थीटा है, Z का एंगल क्या है, थीटा है, तो आई का एंगल क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा ना। इसलिए मतलब इम्पीडेंस एंगल जो है वो इम्पीडेंस एंगल और पावर फैक्टर में अगर हम बोलें तो अपोजिट वेरिएशन शो करता है, ठीक है। मतलब लैगिंग पावर फैक्टर था तो थीटा पॉजिटिव था, लेकिन इधर लीडिंग पावर फैक्टर है तो थीटा नेगेटिव है, राइट। ओके, और फिर सेम हम लोग इसमें भी एवरेज पावर निकालेंगे तो सेम वैसे ही आ जाएगा, VRMS IRMS cos थीटा है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं तीनों का सीरीज़ कनेक्शन RLC का, तो एक चीज़ तो जैसे हम वहाँ पे वोल्टेज फेज़र का इक्वेशन लिखते थे वैसे इधर भी लिखेंगे, आई कैंसिल हो जाएगा, फाइनल जो आएगा Z = R + JXL - XC आ जाएगा। उसके बाद में इसका फेज़र बहुत प्यारा है, फेज़र कैसे ड्रॉ करना है, तो देखो बेसिकली मैंने बोला था कि जब भी हम सीरीज़ की बात करेंगे तो आई को रेफरेंस लेंगे, तो मैंने आई को रेफरेंस बनाया। उसके साथ आर के वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं तो वो इन फेज विद आई रहता है, तो ये इन फेज आया। उसके बाद अगर हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इंडक्टर में करंट लैग करती है, वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है, तो हमने ये VL बना लिया, ठीक है। ओके, और अगर हम बात करते हैं काय की कैपेसिटर की, तो उसमें क्या बनता था कि वोल्टेज करंट लीड करती है, वोल्टेज लैग करता है, तो VC जो है ऐसे बनता था, ठीक।
तो अब जो रिजल्टेंट हम ले रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वी एल का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वी सी से, तो इसलिए हमने उसको ऊपर बनाया है। लेकिन अगर हम ये बोल देते कि वी सी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वी एल से, है ना, तो हम इसको नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ले रहा है। तो हमने स्टैंडर्ड जैसे मान लिया कि वी एल का मैग्नीट्यूड जो है वो वी सी से ज़्यादा है, मतलब इधर बनेगा, ठीक है। तो फेजर सम हम करेंगे तो वी आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा थीटा। अब इधर क्या आ जाएगा, वी एल माइनस वी सी, एक्स एल माइनस एक्स सी, और क्यू एल माइनस क्यू सी। क्यू सी रिएक्टिव पावर ऑफ इंडक्टर, रिएक्टिव पावर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। या ऐसे ही सब वी जेड एस निकालेंगे, थीटा निकालेंगे और कॉस थीटा। अब देखो पावर फैक्टर अगर हम आर एल की बात करते थे तो लैगिंग लेते थे, थीटा को पॉजिटिव लेते थे। पावर फैक्टर अगर हम लीडिंग की आर सी की बात करते थे तो लीडिंग लेते थे, और एंगल जो है वो नेगेटिव लेते थे। लेकिन इधर जो है एंगल और पावर फैक्टर कुछ लैगिंग लीडिंग नहीं लेंगे, क्योंकि एल और सी दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो जो जिसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि पावर फैक्टर कैसा होगा। तो इधर हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होंगी, ये जस्ट स्टैंडर्ड है, ठीक। वो क्वेश्चन अगर कहीं पूछेगा तो उस पर डिपेंड करेगा। ओके, जैसे हमने बात की सीरीज़ की, वैसे ही पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल में अगर आर एल है तो क्या होगा, अब देखो पैरेलल में है तो उधर वोल्टेज का फेजर सम लेते थे, पैरेलल में करंट का फेजर सम लेंगे, तो आई इक्वल टू आई आर प्लस आई एल। अब मैं बार बार फेजर नहीं बोलूँगी, ये सब फेजर ही है, ठीक है। तो ये वी अपॉन जेड इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस वी अपॉन जे एक्स एल होगा। तो जे ऊपर जाएगा तो माइनस जे बन जाएगा अपॉन एक्स एल। 1 अपॉन जेड जो है इसको हम बाय लिख देंगे, दैट इज़ एडमिटेंस। 1 अपॉन आर जो है उसको वी इनवर्स जो है जी लिख देंगे, रेजिस्टेंस का अपोजिट। और एक्स एल जो है उसका भी हम वी 1 अपॉन एक्स एल का वी एल लिख देंगे, ठीक है। तो ये एडमिटेंस आ गया, टोटल एडमिटेंस। अब इसको ड्रॉ करेंगे तो मैंने पहले ही बोला था, जब भी सीरीज़ की बात करेंगे तो करंट को रेफरेंस लेंगे, और पैरेलल की बात करेंगे तो वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे। तो इधर हम पैरेलल की बात करें तो वोल्टेज को रेफरेंस लिया। उसके बाद हमने देखा कि रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वोल्टेज करंट सेम फेज में होते हैं, तो इधर ये जो करंट है वो सेम फेज में होगी, ठीक। और अगर हम बात करते हैं इंडक्टर की तो उसमें करंट लैग करती है, वोल्टेज लीड करता है। तो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग हमने करंट ड्रॉ की, ये आई आ गया ओवरऑल, तो ये थीटा आया। सेम ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, सेम ऐसे ही बनाना है। अब एक और चीज़ देखो, सीरीज़ में हम बात करते थे इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस, लेकिन पैरेलल में हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एडमिटेंस। तो जो अपना सीरीज़ वाले में होता था कि अगर लैगिंग पावर फैक्टर है तो एंगल प्लस होगा, और लीडिंग पावर फैक्टर है तो एंगल माइनस होगा। लेकिन इधर जस्ट अपोजिट होता है कि लैगिंग पावर फैक्टर है तो एंगल नेगेटिव होगा, और लीडिंग पावर फैक्टर है तो एंगल पॉजिटिव होगा। अब देखो होता किस बेसिस पे है कि जो हम आई वाई में, आई और बी में रिलेशन निकालते थे, वो क्या लेते थे उधर पे सीरीज़ वाले में। सीरीज़ वाले में हम जनरली इम्पीडेंस की बात करते हैं, और पैरेलल वाले में हम लोग एडमिटेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो सीरीज़ वाले इम्पीडेंस की बात करते थे तो इधर पे क्या होता है, वी इक्वल टू आई जेड, दैट इज़ जेड इक्वल टू वी बाय आई इक्वल टू क्या होता था, वी बाय जेड, और इसका कुछ एंगल है थीटा, ठीक है। ये थीटा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, पावर फैक्टर जो है लैगिंग की, ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर की बात करते थे, उधर पॉजिटिव एंगल आता था, किसका, करंट का। अब देखो लैगिंग पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं अगर, मतलब क्या है कि करंट का एंगल जो है वो लैगिंग है, ठीक है, करंट माइनस थीटा है माइनस थीटा है। तो इम्पीडेंस का एंगल क्या है, जेड एंगल थीटा है। तो जब हम इसको थीटा वाइज, अगर मैग्नीट्यूड तो कुछ भी आएगा वी बाय जेड, लेकिन एंगल जो आएगा माइनस थीटा आएगा। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को तो अल्फ़ा क्या आता है, थीटा आता है। इसीलिए जब हम सीरीज़ के केस में जो हम लोग बात करते थे लैगिंग पावर फैक्टर के टर्म में, तो थीटा को हम पॉजिटिव लेते थे। लेकिन पैरेलल में हम क्या लेंगे, पैरेलल में जो होता है आई इज इक्वल टू वाई भी होता है, ठीक, वाई भी होता है। तो अब अगर वाई का एंगल क्या है, थीटा, जैसे इम्पीडेंस एंगल होता था वैसे ही एडमिटेंस एंगल भी थीटा है, इधर ये है। तो अगर हमने आई को क्या लिया कि आई एंगल अल्फ़ा लिया,
ठीक है। लेकिन हम लैगिंग पावर फैक्टर की बात करें तो एंगल तो करंट का लैगिंग का मतलब करंट लैग कर रही है, और लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब करंट लीड कर रही है। तो लैगिंग पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे इधर की थी तो करंट लैग कर रही है बाय एन एंगल अल्फा, तो आई माइनस एंगल अल्फा है। लेकिन अगर हम इन दोनों एंगल को कंपेयर करेंगे तो ये अल्फ़ा जो है माइनस ऑफ थीटा आ रहा है, दूसरे का नेगेटिव है, ठीक है। तो पैरेलल में ये है कि अगर लैगिंग पावर फैक्टर की बात करें तो एंगल जो होगा एडमिटेंस एंगल वो भी नेगेटिव होगा, और अगर लीडिंग पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी हम लोग इम्पीडेंस के टर्म में बात करेंगे, मतलब सीरीज़ में बात करेंगे, तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए जो इम्पीडेंस एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, और लीडिंग के लिए नेगेटिव। ऐसा जस्ट अपोजिट जैसे नहीं लगता कि लैगिंग मतलब नेगेटिव, हमें ऐसे ही लगता है। तो वो लैगिंग जो है वो करंट के बेसिस पे बोल रहा है, लेकिन इम्पीडेंस और एडमिटेंस का एंगल इस बेसिस पे आता है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। ओके, तो ये आ गया। ओके, सेम ऐसे ही हम लोग पैरेलल आरसी के लिए फाइंड करेंगे, तो ये आप कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं है, ज़रूरी नहीं मैं एक्सप्लेन करूँ। जैसे हमने पैरेलल आरएल के लिए निकाला वैसे ही हम लोग पैरेलल आरसी के लिए निकालेंगे, और वैसे ही हम लोग पैरेलल आरएलसी के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो मैं इधर डिस्कस कर लेती हूँ ये कि अगर ऐसा कोई सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, तो जब भी दो ब्रांचेस पैरेलल में तो हम लोग एडमिटेंस लिखते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा इजी होता है सॉल्व करना। तो अगर हम लोग वाई की बात करें तो वाई जो है y1 प्लस y2 है, इसी क्या है। ओके, तो हम लोग इस सर्किट की बात कर रहे थे, तो y जो होगा वो y1 प्लस y2 होगा। जैसे सीरीज में इम्पीडेंस का सम ले लेते हैं वैसे पैरेलल में एडमिटेंस का सम लेते हैं, y इक्वल टू y1 प्लस y2 है, ठीक है। तो y1 जो है 1/z1 है, दैट इज़ 1/r1 प्लस jxl। वैसे ही y2 जो है वो क्या है 1/z2, मतलब 1/r2 माइनस jxc है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इनका रेशनलाइजेशन करेंगे दोनों में। तो जैसे इधर किया तो रेशनलाइजेशन करने के बाद सॉल्व जब हम करेंगे, रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट अलग हो जाएगा, इधर भी ऐसे ही हो जाएगा। तो अगर सीरीज़ RL नेटवर्क है तो उसमें एडमिटेंस जो इम्पीडेंस जो होता है वो R प्लस JXL होता है, लेकिन एडमिटेंस जो होता है वो क्या होता है G माइनस JBL होता है, ठीक है। तो ये आ गया। और वैसे ही अगर RC है, सीरीज़ RC है, तो उसमें जो इम्पीडेंस होता है वो R माइनस JXC होता है, लेकिन एडमिटेंस जो होता है वो G प्लस JBC होता है। तो ये आया। अब हम इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे और इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, तो उससे हमें ये चार चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि अब हर बार सॉल्व करने से बेटर है कि हम थोड़ा सा याद रखें। याद रखने में क्या ही है कि अगर हम लोग बात करते हैं G1 की, ठीक है। अब देखो एडमिटेंस से तो हमें ये तो पता चल गया कि बाय जो आएगा इस वाली ब्रांच का वो क्या आएगा G माइनस JBL आएगा, और इसका आएगा G प्लस JBC। तो जो G होगा इसमें क्या होगा R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और BL जो होगा वो होगा XL/R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और इसमें जो बाय होगा वो क्या होगा G प्लस JBC। तो इसमें G जो होगा वो क्या होगा R2/R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और BC जो होगा वो XC/R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। मतलब कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, जैसे हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, मतलब ये नीचे वाला टर्म है तो वो नहीं होता कि रियल और इमेजनरी लिखा है तो अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, वैसे ही टाइप से है। तो ये वाला टर्म बस याद रखना है, ठीक है। तो G1 निकालना तो R1, BL निकालना तो XL, और ये दोनों में नीचे तो यही होगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग इधर ही ख़त्म करते हैं। उसके आगे जो है इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं रिस्पॉन्स दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।